नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ख्वाजा हुसैन, व्याख्याता संस्कृत, आज आपके लिए लेकर आया हूँ तत्पुरुष समास। इस कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने समास के सामान्य परिचय और अविभाव समास का अध्ययन कर लिया है। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा का अध्ययन करें कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो प्रायेण उत्तर पद प्रधानो, प्रायेण उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः, अर्थात उत्तर पद जो प्रधान होता है जिस समास में हमने अविभाव समास पढ़ा, उसमें ये था कि प्रायेण पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद अव्यय था वहाँ पे। यहाँ पर उत्तर पद जो प्रधान होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखूँ हरि त्रातः, हरि त्रातः, यहाँ पर इसका विग्रह जो होगा वो होगा हरिणा त्रातः। तो यहाँ जो त्रातः शब्द है वो प्रमुख है, इसलिए यहाँ पर आपके उत्तर पद प्रधान वाला जो समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, जो ये तत्पुरुष समास है ये उत्तर पद प्रधान वाला तो है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ये परिभाषा हमने पढ़ ली। अब तत्पुरुष समास जो है उसके भेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करें। तत्पुरुष जो समास है उसके दो प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक है व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, एक का नाम है व्यधिकरण तत्पुरुष है, दूसरे का नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष है। अब सबसे पहली बात यह है कि ये व्यधिकरण क्या है और ये समानाधिकरण क्या है। सबसे पहले आप समझिए अधिकरण। क्या समझिए? अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? तो जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों का दूसरा नाम अधिकरण होता है। विभक्तियों का दूसरा नाम क्या है? अधिकरण है। तो वि धन अधिकरण, ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि है, यानी अलग अलग विभक्तियां। और समानाधिकरण में समान का मतलब होता है एक जैसी। तो यहाँ जो है समानाधिकरण कहने का मतलब है जो दो पद होते हैं अलग अलग, जब हम उनको मिलाते हैं, उनके विभक्ति चिन्हों को हटाते हैं, एक पद बनाते हैं तो वो समास बन जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों पद है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। जैसे अभी मैंने लिखा था हरिण, हरित्रातः है, ये एक सामासिक पद है। इसका जब हमने विग्रह किया तो हरिणा त्रातः, तो यहाँ पर हरिणा में तृतीय विभक्ति है और त्रातः में प्रथम विभक्ति है, तो दोनों में अलग अलग विभक्ति हो गई। जब सामासिक पद बनेगा वो तो एक विभक्ति में बनेगा। तो जब दो पद हैं, दोनों में विभक्तियां अलग अलग हैं, तो वो व्यधिकरण अर्थात अलग अलग, और यहाँ पर समानाधिकरण अर्थात दोनों पदों में जो विभक्ति होगी वो समान होगी, इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम जो होता है वो होता है कर्मधारय समास। हम इसको कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम व्यधिकरण समास के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है कि जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं तो उसको आप व्यधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं। तो अब तत्पुरुष में अलग अलग विभक्तियां हैं, तो यहाँ पर आपके विभक्तियों के अनुसार अधिकरण के आधार पर
तत्पुरुष के जो वैदिकरण तत्पुरुष है उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। वैदिकरण जो तत्पुरुष है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो गए? द्वितीय तत्पुरुष समास पहला, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये अपने वैदिकरण तत्पुरुष के भेद हैं। अर्थात द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अब ये नाम भी जहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का लोप होगा तो इसका नाम द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष या तृतीय विभक्ति का लोप होगा। यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष है तो चतुर्थी विभक्ति का लोप होगा। यहाँ पंचमी विभक्ति का लोप होगा, इसलिए अपादान हो जाएगा। ये षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति का लोप होगा। सप्तमी है, इसको हम अधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास के बारे में। द्वितीय तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है जो सूत्र है इसका वो इस प्रकार है। द्वितीय श्रितातीत पतित। यहाँ पर क्या है देखो, द्वितीय श्रितातीत पतित है, गतात्यस्त है, गतात्यस्त है, गतात्यस्त है, प्राप्तापन्नई। ये इसका सूत्र है। इसका हम जो है अलग अलग करते हैं। सबसे पहले तो आया द्वितीय, फिर है श्रीत। तो यहाँ पर देखते हैं श्रीतः। श्रीतः के योग में, श्रीतः का मतलब होता है आश्रित। आश्रित जो होता है, जिसके आश्रित है, आश्रित, श्रीतः का मतलब है आश्रित। श्रीतः के योग में द्वितीय है तो आश्रित के योग में, जैसे देखो कृष्ण, कृष्णा श्रीतः। ये एक सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद है। इसमें जो उत्तर पद है, ये दूसरा पद है, वो प्रधान है। तो यहाँ पर देखो इसका विग्रह क्या होगा? कृष्णम, कृष्णम श्रीतः, यानी कृष्ण के आश्रित। किसके आश्रित? कृष्ण के आश्रित। जो श्रीतः शब्द है उसके योग में, श्रीतः का मतलब आश्रित, तो श्रीतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, वहाँ द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कृष्णा श्रीतः, कृष्णम श्रीतः। एक उदाहरण और देख लेते हैं। शिव श्रीतः, शिव श्रीतः, शिवम श्रीतः, शिवम श्रीतः। यहाँ ये श्रीतः के योग में आपके जो है द्वितीय तत्पुरुष हो गए। रामाश्रित है, राममाश्रित है। तो श्रित जो शब्द है, श्रित का मतलब होता है आश्रित। जब भी वाक्य में आपके समस्त पद में जब भी श्रित है उत्तर पद में और आगे कोई भी संज्ञा पद है, तो आपको क्या करना है? जो संज्ञा पद है उसकी द्वितीय विभक्ति और लिख देना है श्रित है। कृष्णाश्रित है, कृष्णम श्रित है, कृष्ण के आश्रित। तो यहाँ पहला आ गया श्रिता, श्रित है। फिर दूसरा अतीत है। दूसरा शब्द क्या है इसमें सूत्र में? अतीत है। अतीत का मतलब होता है परे, और अतीत को हम बीता हुआ भी कहते हैं। तो वहाँ अतीत है। तो यहाँ पर क्या है? जब अतीत शब्द आता है तो अतीत के योग में भी अतीत योगे द्वितीय विभक्ति, जैसे देखो दुखातीत है, दुखातीत है। ये शब्द आ गया। ये एक सामासिक पद है। इसका विग्रह करेंगे तो दुखम, दुखम अतीत है, दुखम अतीत है। ये आ गया। फिर एक उदाहरण और देख लेते हैं। सुखातीत है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सुखम, सुखम अतीत है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब भी अतीत शब्द आता है
अतीत शब्द आता है तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष होता है या कर्म तत्पुरुष होता है। दुखातीत है, दुखम अतीत है, विग्रह कर दिया, यह विग्रह दिया हुआ दुखम अतीत है तो उसका दुखातीत है। सुखातीत है, सुखम अतीत है हो जाएगा। आगे या दूसरा श्रीतातीत है, फिर है पतित है। तीसरा क्या है? पतित है। पतित है यानी गिरा हुआ। पतित का अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ। तो यहां पर देखिए नरक पतित है, क्या है? समस्त पद नरक पतित है। तो यह पतित शब्द आ गया, वही अपने नरकम, नरकम पतित है। क्या हो जाएगा? नरकम पतित है। कूप पतित है, कूप पतित है। यहाँ क्या हो जाएगा? विग्रह इसका कूपम पतित है। तो कहने का आशय यह है कि जब भी पतित आता है तो यहाँ पर देखो द्वितीय विभक्ति का लोप होकर के समासिक पद बना है, वो नरक पतित बना है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो नरकम पतित वो बनता है। तो सीधी सी बात यह है कि श्रीत है, अतीत है, पतित है, इनके योग में जो है द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष होता है। अगला देखें, पतित आ गया, फिर गतः। गतः, गतः अर्थ होता है गया हुआ। गतः का मतलब क्या हुआ है? हो गया गया हुआ। यहां पर भी देखिए क्या अर्थ हो गया? गया हुआ। तो यहां पर आपके ग्राम गतः, ग्राम गतः ये हो गया वाक्य। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ग्रामम, ग्रामम गतः। इसी तरह नगर गतः क्या हो जाएगा? नगरम, नगरम गतः। तो इस प्रकार से ये गते के अर्थ में। फिर है अपना अत्यस्त। अत्यस्त का मतलब होता है पहुंचा हुआ। यहाँ पर देख लो अत्यस्त, अत्यस्त का अर्थ होता है पहुंचा, पहुंचा हुआ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहुंचा हुआ अर्थ आया हुआ है। तो यहाँ आप कर सकते हो ग्रामा अत्यस्त है, ग्रामात्यस्त है। तो यहाँ इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ग्रामम क्या हो जाएगा? ग्रामम अत्यस्त है, ग्रामम अत्यस्त है, गांव में पहुंचा हुआ। या मेगात्यस्त है, मेगात्यस्त है, इसका अर्थ हो जाएगा मेघम, मेघम अत्यस्त है। क्या हो जाएगा? मेघम अत्यस्त है। तो इस प्रकार से ये अत्यस्त आ गया। फिर अपना प्राप्त, प्राप्त है, ये अर्थ है, इसका अर्थ होता है प्राप्त, प्राप्त करना। तो यहाँ पर भी आपके क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष में प्राप्त है तो प्राप्त का क्या हो जाएगा? सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है। क्या है? सुख प्राप्त है। तो अर्थ हो जाएगा सुखम प्राप्त है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? सुखम प्राप्त है। यदि दूसरा वाक्य ले लेते हैं हम, दुख प्राप्त है। यदि हम दूसरा पद लेते हैं दुख प्राप्त है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दुखम, दुखम प्राप्त है। अर्थात इस सामासिक पद में भी द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। अब है आपन्न। आपन्न है, क्या हो जाता है? आपन्न है। यहाँ जो आपन्न है उसका अर्थ होता है पाने वाला। आपन्न का क्या अर्थ होता है? पाने वाला।